न्यूज़ मीडिया, द विंडो थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। एक ऐसी पावरफुल एंटिटी जो गार्ड करती है डेमोक्रेसी को, सवाल कर सकती है रूलिंग गवर्नमेंट की स्कीम्स पर और एक ओपिनियन मेकर की तरह एक्ट करती है। बट विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक अनबायस्ड मीडिया स्टेपिंग स्टोन है एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। बट ये जितना ईजी और नोवेल साउंड करता है, क्या सच भी यही है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अरे भैया पीछे को हो जाओ। अरे मैं माइक से मारूंगी यार, मेरे ऊपर आओगे तो। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। यही तो बताइए कि अमित शाह मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूज लाओ बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। सॉरी बाबू। भारत देश हमेशा से ही अपने रिच हेरिटेज के लिए फेमस रहा है और हम लोग सदियों से ही अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि स्टोरी टेलिंग और फोक सॉन्ग्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया करते थे। बट ऑब्वियसली ये क्रेडिबल सोर्स नहीं था किसी भी इन्फॉर्मेशन को पास करने का या किसी फैक्ट को वैलिडेट करने का या किसी को एजुकेट करने का। पर फिर फाइनली 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की गई इन गोवा बाय सम पोर्तुगीज और इंडिया को एक्सपोजर मिला टू द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। बट अनफॉर्चुनेटली इस टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी भी सिर्फ बुक्स को पब्लिश करने में किया जा रहा था और भारत को अभी भी तलाश थी एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही कॉन्क्रीट चैनल की, जो कि आगे चल के भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद भारत का पहला ऑफिशियल न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ इन कोलकाता विद द नेम ऑफ बंगाल गैजेट, जो कि कवर करता था उस टाइम की कुछ लोकल न्यूज़, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स और कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक्स जो कि उस एरिया से रिलेटेड थे। और यहाँ से आगाज़ हुआ भारत के न्यूज़ मीडिया का। इसके बाद 1936 तक अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, केसरी जैसे 30 और न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया इन रीजनल लैंग्वेज। अब इन न्यूज़पेपर के रीजनल लैंग्वेज में होने की वजह से इन्फॉर्मेशन और भी तेजी से स्प्रेड होने लगी और इन न्यूज़पेपर्स ने कैटलिस्ट का काम किया टू पोक द नेशनल स्पिरिट ऑफ इंडियंस। एमिनेंट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक की आइडियोलॉजीज, उनके व्यूज़ और उनके ओपिनियंस इन्हीं न्यूज़पेपर और जर्नल्स की वजह से आग की तरह फैले और फाइनली आज़ाद भारत का नारा दिया गया और अल्टीमेटली हमने 200 साल के ब्रिटिश रूल को इरोड कर दिया। अब इतने फैक्ट काफ़ी हैं इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि मीडिया का कितना एविडेंट रोल रहा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और कैसे मीडिया एक ओपिनियन मेकर का काम करती है और कितनी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, और साथ ही साथ क्यों मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया। बट अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडियन मीडिया से देखने को मिलता है बायस रिपोर्टिंग, इररिलेवेंट टॉपिक्स और बहुत सारे मिर्च मसाले वाले टीवी शो। अभी हाल ही में चल रहे लद्दाख प्रोटेस्ट फॉर स्टेटहुड को लेकर मीडिया पर यह आरोप लगे कि मीडिया ने इतने सेंसिटिव मुद्दे को साइडलाइन कर दिया। हमारे रिपोर्टर्स वहां जा तो रहे थे, लेकिन शायद उस चीज को जितनी कवरेज मिलनी चाहिए थी उतनी कवरेज कभी मिली ही नहीं। इससे पहले भी मणिपुर वायलेंस, रेसलर प्रोटेस्ट और ना जाने एक बहुत ही लंबी लिस्ट जो कि डायरेक्टली सिस्टम को टारगेट करती थी, उस पर मीडिया का ध्यान कभी गया ही नहीं, जिसका रिजल्ट ये रहा कि मेजोरिटी लोगों को आज ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली लद्दाख प्रोटेस्ट हो किस लिए रहा है या फिर मणिपुर वायलेंस किस बारे में था। लेकिन एक चीज पर मीडिया ने पूरा ध्यान दिया कि एलवीश यादव के पास कितनी गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ियां कैश और कितनी गाड़ियां लोन पर हैं, कि यहाँ तक कि वो लोन किस बैंक ने अप्रूव किए हैं, या फिर इनके मीडिया चैनल्स पर आए अपनी मूवी प्रमोशंस के लिए दो आर्टिस्ट के बीच में अगर लड़ाई करा दी जाए तो दोनों लीड एक्टर्स में से कौन जीतेगा। हाल ये है कि अगर हम इन चैनल्स के ऑन एयर कंटेंट को एग्जामिन करें तो 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये है हमारे प्राइम टीवी न्यूज का डेटा। क्लियरली यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे कॉम्युनल और इररिलेवेंट टॉपिक्स पर दुनिया भर की डिबेट और बातें हुई हैं, बट मजाल है किसी ने भी इन्फ्लेशन, टैक्सेशन या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों को टच भी किया हो। अब इसका बहुत बड़ा कारण है टीआरपी और मोनेटाइजेशन। अब टीआरपी और मोनेटाइजेशन का एग्जैक्ट रोल समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मीडिया एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ऑन अ ब्रॉडर व्यू मीडिया 3 पार्ट्स में सेगमेंटेड है: प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड न्यूज एजेंसीज। अब प्रिंट मीडिया को अगर हम साधारण भाषा में समझें तो कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक्स, न्यूज़लेटर्स या फिर जर्नल्स, ये सभी प्रिंट मीडिया का पार्ट हैं। दैनिक जागरण फॉर हिंदी ऑडियंस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर इंग्लिश ऑडियंस मेजरली डोमिनेट करते हैं इस इंडस्ट्री को इन इंडिया। अब सेकंड है डिजिटल मीडिया। जब किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आपके टीवी चैनल्स पर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या फिर आपके मोबाइल फोन्स पर, उसी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। अब तीसरा आता है न्यूज़ एजेंसीज।
न्यूज़ एजेंसीज बेसिकली एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है बहुत सारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग न्यूज़ टू बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर वो डिजिटल मीडिया। अब अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास 3 मेजर न्यूज़ एजेंसीज हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI एंड एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI। अब ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मीडिया, जहाँ पर न्यूज़ एजेंसीज ग्राउंड जीरो पे जाके डिफरेंट इंसिडेंट्स और न्यूज़ को कैप्चर करती हैं और लेटर ऑन पास ऑन करती हैं टू बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, और इन रिटर्न एक प्रॉफिट लॉक करती हैं। ये है न्यूज़ एजेंसीज का मोनेटाइजेशन मॉडल। अब हम प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के मोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इन दोनों ही मीडियम का मेजर सोर्स ऑफ इनकम आता है एडवर्टाइजमेंट से। चलिए पहले प्रिंट मीडिया के बारे में बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाने वाला सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अब अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर 48 पेजेस का होता है, जिसका सेलिंग प्राइस है अराउंड 5 to 5.5 रुपीज़। उसके बाद 20% डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, जो कि बनते हैं 2 रुपये। अब इसके एक पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट आती है 0.25 रुपीज़, जिसका मतलब ये हुआ कि 48 पेजेस की प्रिंटिंग कॉस्ट हुई 12 रुपीज़। उसके बाद 3 रुपीज़ दिए जाते हैं न्यूज़ एजेंसीज को, जिनसे ये न्यूज़ खरीदी जाती है। तो अल्टीमेटली एक पेपर की कॉस्ट हुई 17 रुपीज़, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस था 5 रुपीज़। तो अगर हम देखें तो TOI को एक न्यूज़पेपर पर 12 रुपये का लॉस हुआ। तो क्या प्रिंट मीडिया एक लॉस मेकिंग बिजनेस है? जी नहीं, ये 12 रुपीज़ कवर होते हैं एडवर्टाइजमेंट से, जो कि कमर्शियल फर्म और गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती हैं। अब सिनेरियो में एंट्री होती है Tier 1 और Tier 2 ऑडियंस की। देखिए, जब किसी भी प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज किया जाता है तो जिस भी प्लेटफॉर्म के पास ज़्यादा नंबर में Tier 1 और Tier 2 ऑडियंस होती है उसको ज़्यादा पे किया जाता है, क्योंकि Tier 1 और Tier 2 ऑडियंस ज़्यादा प्रोन होती है कन्वर्जन के। अब ये कन्वर्जन क्या है? देखिए, जो भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है वहाँ पर Tier 1 और Tier 2 ऑडियंस की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे एज कम्पेयर टू Tier 3 ऑडियंस। इसकी वजह से ही न्यूज़पेपर्स ऐसी न्यूज़ पब्लिश करने का ट्राई करते हैं जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज्ड लोगों के इंटरेस्ट में हो, जिसकी वजह से एक अर्बन बायस क्रिएट होता है। आइए समझते हैं ये अर्बन बायस क्या है। आप खुद से एक सवाल कीजिए कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कितने आर्टिकल्स ऐसे देखते हैं कि दिल्ली में आज मौसम कैसा है या पिछले 24 घंटे में दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हुआ क्या। बट ऐसे आर्टिकल्स बहुत कम होते हैं जहां पर ये दिखाया जाता है कि किसी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में क्या न्यूज़ है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी सेंसिटिव न्यूज़ जो कि किसी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से एसोसिएटेड है वो मास तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी को ही अर्बन बायस बोला जाता है। अब इन सब एडवर्टाइजमेंट्स के बाद भी TOI का ईयरली रेवेन्यू था 7,394 करोड़ रुपीस इन 2022, और अब ये रेवेन्यू ग्रेजुअली कम होता जा रहा है क्योंकि प्रिंट मीडिया को मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट्स भी कम हो गए हैं। तो आप इससे क्लियरली ये समझ सकते हैं कि कितना आसान बन जाता है किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए इन प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करना। और दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया का हाल तो इससे भी बुरा है। डिजिटल मीडिया भी सिमिलर मॉडल पे ही वर्क करती है, डेट इज अर्निंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट को अपने काम और अपनी स्कीम्स को एडवर्टाइज करने के लिए डिफरेंट चैनल्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए न्यूज़ चैनल्स मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करते हैं, मेकिंग गवर्नमेंट देयर मेन सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूटर ऑफ रेवेन्यू। अब अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो कमिंग लोकसभा इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज नियरली 1500 to 2000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू खर्च करने वाली हैं अक्रॉस मीडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो बीजेपी ने 2014 से अभी तक 3260.79 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किए और 3030.77 करोड़ प्रिंट मीडिया पर खर्च किए हैं। अगर हम 2017 के स्टेट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपने टोटल बजट का 86% इन्वेस्ट किया इन मीडिया कैंपेन, या 86%। इनफैक्ट 2014 में तो जब हमारी इकोनॉमी भी सफ़र कर रही थी तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस ने एक अच्छा खासा अमाउंट एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया, डेट इज 2048 करोड़ रुपीस। अब ये स्टैट्स क्लियर कर देते हैं कि गवर्नमेंट ही इन न्यूज़ चैनल्स का सबसे बड़ा कस्टमर है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये चैनल्स अपने ही एडवर्टाइजर्स के खिलाफ कुछ दिखाएंगे तो अल्टीमेटली इनके एडवर्टाइजमेंट्स को रोक दिया जाएगा और लैक ऑफ फंड की वजह से ये चैनल बंद हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला पंजाब में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर अजीत के साथ। सतनाम सिंह, जो कि एडिटर इन चीफ हैं अजीत न्यूज़पेपर के, कहते हैं कि जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से काम ना करने की बात को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया तो उनके एडवर्टाइजमेंट्स को रोक दिया गया। ऑन दी अदर हैंड ABP न्यूज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब 2019 में हो रहे लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर द टेलीग्राफ ने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जो कि बीजेपी के इंटरेस्ट में नहीं थे,
तो आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस एक 15% का डिक्लाइन देखने को मिला उनके एडवर्टाइजमेंट्स में फॉर 6 मंथ्स। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल ओवर मीडिया रिसेंटली ही शुरू हुआ है तो शायद आप गलत हैं। इनफैक्ट 1970 में इमरजेंसी के टाइम पर तो मीडिया से फ्रीडम ऑफ स्पीच तक को स्नैच कर लिया गया था। प्रिंटिंग प्रेसेस पर रेड की गई थी और कितने सारे रिपोर्टर्स को जेल में डाल दिया गया था। जो भी लोग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कांग्रेस कुछ भी पब्लिश कर रहे थे उनको सप्रेस किया जा रहा था, और ऑन दी अदर हैंड जो लोग उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होकर पब्लिशिंग कर रहे थे या फिर कवरेज कर रहे थे उनके एडवर्टाइजमेंट को एक अच्छी खासी अमाउंट से बढ़ा दिया गया था। तो ये पॉलिटिकल बायस ऑफ मीडिया हमेशा से ही चलता आया है, चाहे रूलिंग पार्टी कोई भी हो। और फैक्टर्स लाइक अर्बन बायस, पॉलिटिकल बायस और इररिलेवेंट डिबेट्स का ये नतीजा है कि आज हमारी मीडिया 160th रैंक पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, जो कि इवन लेसर देन है कंट्रीज़ लाइक अफगानिस्तान एंड म्यांमार। अभी एज अ जनरल ऑडियंस हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, रिपीटेटिव कवरेज की वजह से हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही इररिलेवेंट टॉपिक्स पर एक बहुत ही रिजिड आइडियोलॉजी फॉर्म कर लेते हैं, और एक तरफ जहां मीडिया तो क्लाउन बनी ही हुई है, जनरल ऑडियंस भी शायद कीबोर्ड वॉरियर बनकर रह गई है। जो चीज़ आप न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं वो हाईली मैनिपुलेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ और आउट ऑफ 10 मार्क्स मैं उसमें 2 मार्क्स स्कोर करता हूँ, और फिर मैं उस टेस्ट को री अटेम्प्ट करता हूँ और इस बारी मैं 4 मार्क्स स्कोर करता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैंने 100% का गेन अचीव किया, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर मेरे सिर्फ 2 ही मार्क्स बढ़े। कुछ ऐसी ही डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स को यूज़ करके न्यूज़ चैनल्स भी अपनी हेडलाइंस को मोर आई कैचिंग बनाते हैं, जैसे कि 90% गेन इन मर्डर्स इन अ सर्टेन एरिया, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर सच्चाई कुछ और ही होती है। तो प्लीज़ कंप्लीट आर्टिकल्स को एम्फेसाइज करना स्टार्ट कीजिए, डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ कीजिए, रेदर देन कि आप हेडलाइंस पढ़ के ही अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर लें। और जहाँ तक मीडिया का काम है सरकार और सिस्टम से सवाल करना, अगर वो इस चीज़ को नहीं कर सकते तो इट्स हाई टाइम कि हम और आप इस डिजिटल एरा का सही तरीके से यूज़ करना स्टार्ट करें। जय हिंद।